तो पहले नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का खंड अ पार्ट ए में आपको दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। अब यहाँ पे आपको बेटा देखो डायरेक्टली आपको टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिकोणमिति के जो सारणी है उसी से पूछा गया है। अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आप कभी भी ये नहीं बना पाओगे। तो टेबल याद रखने का तरीका हमने एक लॉन्ग वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका साइन और कॉस को याद रखना है और इन्हीं के दोनों का बट्टे कर देना है। आपको पता होगा कि साइन का 0 डिग्री का क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का होता है 1/2 और 45 का क्या होता है, 1/2। और फिर 45 हो गया। 60 का होता है करनी 3/2। सॉरी, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर 90 का हो जाता है 1। इस प्रकार से होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। रिवर्स कहने का मतलब है हम यहाँ से इधर वाले को इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉस के लिए पीछे से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस के 0 डिग्री के लिए 1 और फिर 30 डिग्री के लिए 3/2 और 1/2। ये तो, और इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 0। अब ये दोनों आपको पता चल गया बेटा, तो √3 आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, देखना है। √3 कहाँ पे नजर आएगा, तो आप देखो ये वाला चीज और ये वाला, इन दोनों को हम आपस में भाग लगा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और कटने के बाद करनी 3/1 होगा। तो करनी 3/1 का मतलब ही करनी 3 होता है, ध्यान रखना। मतलब बटे 1 दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 10 कितने डिग्री पर, 10 60 डिग्री पर ये आता है करनी 3/1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 10 थीटा बराबर 10 करनी 3 की जगह हम क्या लिखने वाला हूँ, 60 डिग्री। तो आप समझ जाएंगे तुलना करने पर क्या निकलेगा हमारा, थीटा बराबर 60 डिग्री। और यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला है, सा वाला है। क्लियर है। तो बोला गया है थीटा बराबर √3 है, तो आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्लियर है, आसान था। आपको ये दोनों याद रखने हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसी से बन जाते हैं। तो आपको कम से कम साइन और कॉस का अच्छे से रटा होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन विकल्प वाले, पहला हमने बना लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्ण, स्पेस डायगोनल की बात कर रहा है बेटा। आकाशीय विकर्ण किसको बोलते हैं, अब वो थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक रूम में हैं, ये मान लीजिए कि रूम है, ठीक है, क्या है ये, रूम है जो कि घनाभ के आकार का है। अब वो घनाभ बोल रहा है इसलिए मैंने ईंट के जैसा यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण देखो, ऐसे देखने पे तो कभी भी आप देखोगे तो पीछे भी इसी प्रकार से छोटा सा लाइन बना हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा है, ये पीछे बना होगा, ये लाइन समझ में आ गया। अब जब भी हम क्या करते हैं, आकाशीय विकर्ण की बात करते हैं, आकाशीय विकर्ण का मतलब होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा ये चादर बनाता हूँ, विकर्ण किसको बोलते हैं, कि एक छोर से वो बिंदु जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उस भुजा से, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस भुजा से, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सिर्फ भुजा कहलाते हैं। लेकिन इसको हम जब इस प्रकार से तिरछा जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। और ये जो विकर्ण है वो सतह को टच करते हुए, दीवार के टच करते हुए जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय विकर्ण बोलते हैं। और ध्यान रखना बेटा, हर एक पृष्ठीय विकर्ण, कितने पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, तो एक पृष्ठ पे 2 विकर्ण होते हैं, पृष्ठीय विकर्ण, तिरछा तिरछा, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आप देखोगे घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो फलक किसको बोलते हैं, या दीवारों को। तो यहाँ पे घनाभ के फलक कितने होते हैं, देखो मैं इसी से जुड़ा और भी जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। घनाभ के जो कुल फलक होते हैं वो टोटल 6 फलक होते हैं। कैसे 6 होते हैं, 4 दीवारें होती है, एक छत होता है और एक फ्लोर होता है। तो ये इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। और हर एक फलक पे कितने विकर्ण होते हैं, पृष्ठीय विकर्ण 2-2 होते हैं। तो आप देखेंगे तो पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई, 12 पृष्ठीय विकर्ण हो गए। कितने हो गए, 12, क्योंकि हर एक 2-2 से गुना होगा तो 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे घन बोले या घनाभ बोले, यानी कि ये जो है स्पेस, फेस डायगोनल बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, फेस, जो कि सतह पे है, पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, समझ में आ गया। और वही अगर बेटा हमको बोल रहा है क्या, स्पेस डायगोनल, तो स्पेस डायगोनल क्या होता है कि सतह को टच ना करे, मतलब यहाँ का जो ऊपर बाएं हाथ का इधर के दाएं के नीचे वाले से क्या करेगा, जब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से तिरछा, तो ये किसी भी दीवार को टच करते हुए जुड़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो एक ये वाला स्पेस डायगोनल हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ के ऊपर का
दाएं के ऊपर का उधर के बाएं के नीचे वाले से क्या होगा, कनेक्शन बैठेगा। समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ के ऊपर का मतलब पीछे वाले के ऊपर का सामने वाले के, है ना, वो बायां है और ये दाएं वाले से क्या कर रहा है, कनेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आकाशीय विकर्णों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, है ना। तो एक तरह से मैं बोलूं कि जो टोटल हमारे पास कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं, हेड या वर्टेक्स बोलते हैं जिसको, है ना, वर्टिसेस बोलते हैं किसके, घनाभ के। तो शीर्ष की संख्या होती है टोटल 8 और इसी का आधा होता है, क्योंकि दो शीर्षों को मिला के एक डायगोनल बनता है, इसलिए इसका आधा जब हम कर देते हैं, देखो घनाभ के फलक को डबल कर रहे हैं तो पृष्ठीय विकर्ण मिल रहा है, और शीर्षों को आधा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आकाशीय विकर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, आकाशीय विकर्ण। समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 तो आकाशीय विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं आकाशीय विकर्ण, स्पेस डायगोनल 4 होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है, आपको पूछा क्या गया है, आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आकाशीय विकर्ण बस पूछ रहा है तो 4 बोलेंगे, लेकिन कुल विकर्णों की संख्या अगर बोला जाता तो वहां पे आपको दोनों को जोड़कर बताना पड़ता है, यानी कि 12 तो ये है और 4 तो ये, टोटल कितने हो जाते, 16। तो बोलेंगे किसी भी घन या घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 16। पृष्ठीय विकर्णों की संख्या बोल देंगे तो 12, और आकाशीय विकर्ण बोलोगे तो 4, और कुल विकर्ण बोलेंगे तो 16 बोलेंगे। समझ में आ गया। हालांकि सारा कुछ दिया, देखो कितना चालाक है क्वेश्चन बनाने वाला, वो 4 भी दिया है, 16 भी दिया है, 12 भी दिया है, 8 भी दिया है, आप सारे कंफ्यूज हो सकते हो। बात समझ में आ गया। तो इन चीजों को आपको बहुत ही इत्मीनान से गौर से ध्यान रखना बेटा। क्लियर है, मस्त लगा देखकर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण आपका दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें से आपको क्या निकालना है बेटा, ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 बराबर क्या है, 0। इसके आपको मूलों का योग निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, मूलों का योगफल निकालना है। बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो वहां पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 बराबर क्या दिया है, 0। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स का वर्ग माइनस सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं मूलों का योगफल, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन में एक्स माइनस अल्फा और इंटू करते हैं एक्स माइनस बीटा, तो ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर देता है। जैसे मान लीजिए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, या एक्स प्लस 3 को, तो ये हमको क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, ये हम क्या बना के दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिया। तो जब भी कुछ इस प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, इस समीकरण के, जो कि क्या बना है, ये बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इसके क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा मूल कहलाते हैं। तो मूलों का योगफल जो है वो किससे शो करते हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है, याद रखना बेटा, ये माइनस बी बट्टे ए होता है। और मूलों का जब गुणनफल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सी बट्टे ए। यहाँ पे ए क्या है, ए है एक्स के वर्ग का गुना, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसको हम बी बोलते हैं। ए क्या है, तो वो एक्स के वर्ग का गुणांक है, यानी कि एक्स के वर्ग का स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। तो सी क्या है, सी जो है ये अचर है, क्या है, ये अचर संख्या है, अचर संख्या है। समझ में आ गया, कांस्टेंट नंबर है। अब इसी को आपको छांटना है, पहचानना है यहाँ पे, तो पहचानेंगे कैसे, तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, एक, तो ए की जगह में यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, एक है। बी की जगह में प्लस बी के बराबर आप बोलेंगे तो क्या है, माइनस का 8, और प्लस का सी के बराबर क्या है, प्लस का 7, यानी कि सी बराबर 7, बी बराबर माइनस का 8 और ए बराबर ए है। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ए बराबर ए, बी बराबर है माइनस का 8 और सी बराबर है यहाँ पे 7। आप यहाँ पे रख देंगे बेटा, वैल्यू को रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमको यही निकालना है योग, ठीक है, हमको ये क्वेश्चन में ये निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी की जगह में क्या रखूंगा, माइनस का 8, माइनस इस फॉर्मूले का है, -8 अपने आप का खुद का माइनस लेकर बैठा है, और ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1। आप बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अंदर और बाहर माइनस लगे हैं, ब्रैकेट में लगाए हैं इसलिए क्योंकि गुना हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा,
प्लस का 8/1 यानी कि बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 8 हमारा क्या है, आंसर है। आंसर नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर कहीं पर आपको बोल दे कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, c/a। सी क्या है यहाँ पे, 7/1 यानी कि 7/1 क्या हो गया, सॉरी 7/1 क्या होगा बेटा, 7 ही होगा ना। तो अगर गुणनफल पूछेगा तो आपको 7 बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में 7/8 भी है, लेकिन ये गलत है। एक कहाँ से आ जाएगा भाई, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ब जो है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है आपको। ये बहुत ही आसान है, आता है मूलों का योगफल और गुणनफल। तो आपको यहाँ पे योगफल भी निकालने आ गया और गुणनफल भी निकालने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुपद x का वर्ग माइनस का 100। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का क्या दिया है, 100। इसके शून्यक निकालना है, जीरोज निकालने हैं। जीरोज पता है आपको, जीरोज, जीरोस का मतलब होता है वह संख्या जिसको बहुपद में रखने पर आंसर क्या बन जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का 100 दिया है। हम तुक्का लगा लगा के देखते हैं। तुक्का लगाना भी एक तरीका होता है। तुक्का कैसे लगाएंगे, थोड़ा अकलमंदी से। हमारे पास क्वेश्चन में देखो एक 10 दिया है, एक 10 और 0 दिया है, -10 दिया है, और एक -10 दिया है। सबसे पहले बेटा, जब भी ये स्क्वायर में रहता है ना, इसके दो ठो आंसर पॉसिबल होते हैं। कितने आंसर पॉसिबल होते हैं, दो। जब भी कोई संख्या का वर्ग लगा रहता है तो दो आंसर पॉसिबल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। आपने इसको सूत्र विधि से देखा होगा कि जब भी आप x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये सूत्र विधि बोलते हैं ना, धराचार्य फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे बोलते हैं ना, प्लस लेने पर और फिर माइनस लेने पर, तो दो आंसर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम x के मान देखेंगे तो ये दो ठो आंसर निकलेगा, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे और दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। तो पहला और तीसरा जो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अपने आप में ही ऐसे गलत हो रहा है। समझ में आया क्यों गलत होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों नेगेटिव बना रहा है या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव बना रहा है। समझ में आ गया कहानी, ऐसा नहीं होता है। अब देखो x की जगह में आप क्या रखोगे, मैं एक बार 10 रख के देख रहा हूँ, एक बार 10 रख के देख रहा हूँ। 0 रखूंगा तो क्या, ये बताओ, x की जगह में मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, x बराबर क्या रख रहा हूँ, 10। तो 10 का वर्ग क्या आएगा, 100। 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये शून्य बना के दिया, शून्य बना के दिया ना, इसलिए हम बोलेंगे हाँ 10 तो आंसर है। लेकिन इसमें कॉमा लगा के एक ठो और 0 दिया है। लेकिन अगर x बराबर मैं 0 रख दूंगा तो बताओ, 0 का वर्ग तो 0 हो गया, माइनस का 100। तो 0 माइनस का 100, क्या 10 0 बना, क्या नहीं बना, 0 नहीं बना। इसलिए हम क्या नहीं बोलेंगे, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बात समझ में आया क्यों ऐसा हुआ। अगर अब बचा तो क्या बचा, -10 प्लस का 10, प्लस का 10 तो हमने चेक कर लिया है। अब माइनस का 10 देख लेते हैं। तो x बराबर -10। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह में बेटा क्या रखता हूँ, 10, -10 का स्क्वायर -100। -10 का स्क्वायर भी करोगे तो प्लस का 100 आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, सम संख्या है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर क्या होती है, धनात्मक होती है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। क्लियर है। अब 100 में 100 फिर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। मतलब हमें दो आंसर ऐसे हैं जो कि एक तो +10 रखने पर, एक तो -10 रखने पर ये आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर कौन से वाले को द करेक्ट मानेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। वो तरीका मैं भी बता देता हूँ। क्या दिया है, बहुपद दिया है x² माइनस का 100। आप इसको तोड़ेंगे, गुणन खंडन करते हैं ना बेटा। अगर ये शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं, शून्य। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 10x² माइनस, इसको 10 का वर्ग लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये x² माइनस 10 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे a² माइनस b² के रूप में दिख रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक बार x प्लस 10 और एक बार बोल देंगे x माइनस 10 बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब आपको पता है कि कोई भी जब दो चीजें गुणा हो रही है तो कोई ना कोई एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो मान लेंगे कि x प्लस 10 बराबर या तो 0 होगा, या दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस 10 रखने पर 0 हो सकता है। तो x के दो मान निकलेंगे, यहाँ पे +10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 -10 होगा, तो 0 से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 है, तो उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। बात समझ में है ना। इसलिए x के दो आंसर यहाँ से भी क्या हो रहे हैं, निकल आ रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, या तो आप रख के देख लो नंबर को, ये ज्यादा आसान तरीका है, या तो निकाल लो। कई जनों को निकालने नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, बस नंबर रख रख के देख लेना। रख के आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सरल रेखा, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन,
एक सीधी रेखा है जिसका आपने इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 5x प्लस का 3। मतलब अपने को इस रेखा का क्या निकालना है बेटा, ढाल, स्लोप निकालना है। स्लोप के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ढाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। प्रवणता भी इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रवणता करके बोल देगा, तो ध्यान रखना, स्लोप है ये। क्या है, स्लोप। तो जब भी हम रेखा का स्लोप निकालते हैं तो सरल रेखा का ये क्या होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, रेखा का समीकरण एकदम मस्त होता है। समीकरण कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आपको याद रखना है। रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या है यहाँ पे, एम को ही हम बोलते हैं स्लोप या ढाल, इसी को क्या बोलते हैं, ढाल। और सी क्या है, अंतःखंड है। क्या है, अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड कहलाता है। ठीक है ना। अभी और भी आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे। एम को बोलते हैं ढाल। आप देखो तुलना करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल क्या बोल रहा है, y बराबर 5x और प्लस में क्या दिया है, 3 दिया है। आप तुलना करोगे तो ढाल की जगह में क्या दिया है बेटा, 5। तो इसलिए बोलेंगे इस रेखा का जो ढाल है, प्रवणता है, स्लोप है, वो क्या है, 5 है। -5 नहीं है, चिन्ह तो माइनस नहीं लगा है ना, यहाँ पे माइनस लगा रहता तो बोलते भाई, माइनस लगा नहीं है तो -5 नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ब वाला करेक्ट है। अ और स ये कहाँ कहाँ से ले रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई और बोल दे अंतःखंड क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है। समझ में आ गया। और अगर ढाल पूछ रहे हैं तो क्या है यहाँ पे, 5 है। कई बार इसको सॉल्व भी करना पड़ता है, लेकिन अभी इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं। ठीक है, नंबर कुछ भी दे, आपको ध्यान देना है एक्स के साथ जो गुना में रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि y भी अकेला होना चाहिए। y के साथ अगर 2 है तो उस 2 को क्या कर देंगे, सबके बटे में ट्रांसफर करके नीचे ले आएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना, y अकेला होना चाहिए, और y अकेला है और x के साथ जो भी गुना में दिख रहा है दूसरे साइड, तो वही क्या होगा, उसका स्लोप कहलाएगा।